अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। सियासी बेयकीनी पाकिस्तान के अंदर और ख़ास करके जो कुछ पंजाब में हो रहा है मज़ीद बढ़ रही है, और अब ये इतलात आ रही हैं, जैसे ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान में माजी में भी होता रहा है कि जो तमाम फरीक़ैन है, वो तहरीक इंसाफ हो या जो इस वक्त हुकूमत में इत्तेहादी जमातें हैं, इनके दरमियान मुज़ाकरात करवाने की एक कोशिश हो रही है। और ये कोशिश जाहिर है कि जो पाकिस्तान के मुक्तदरा हलके हैं उनकी तरफ से की जा रही है, और इसका बुनियादी मकसद अब ये जो इत्तलात आ रही हैं वो ये कहा जा रहा है, एक जो पाकिस्तान की मईशत जो आपको पता है कि इस वक्त बिल्कुल उसकी जो सूरत हाल है आप कह सकते हैं डूब रही है, और दूसरा कि जो नए इंतखाबात हैं वो कब होने चाहिए। अब इसका क्या आउटकम निकलता है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट इससे ये अंदाज़ा होता है कि अब शायद तमाम जो स्टेक होल्डर्स को पता है कि अगर ये सियासी सूरत हाल ऐसी ही रही तो शायद फिर पाकिस्तान की जो एक मुआशी तबाही इस वक्त उसकी तरफ बढ़ रहे हैं उससे बचना जो है वो बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। तो शहबाज, जब बात करें तो जाहिर है कि कल भी हमने तस्करा किया कि बावजूद इसके कि जो कुछ सियासी मंजरनामे पे चल रहा है, तमाम जो तवज्जो है हमारी हट गई है कि एक्चुअल मईशत के मैदान में क्या हो रहा है। एक हफ्ते के दौरान तकरीबन 8 रुपए की कदर गिरना, फिर IMF की सख्त शराइत अपनी जगह पे मौजूद हैं, 18 रुपए और कदर गिरना, और उसके बाद अब जो IMF की शराइत अपनी जगह पे मौजूद भी हैं, बल्कि अब तो जो आपकी खबर है कि अब तो IMF ये कह रहा है कि तब तक एग्जीक्यूटिव जो बोर्ड है वो पाकिस्तान को अगली किस्त जारी करने की मंजूरी नहीं देगा जब तक हम $4 अरब मजीद अपने दोस्तों से या जो भी हमारे जराए हैं उनसे हासिल नहीं करते, ये जमानत नहीं लेते। तो हमारे लिए तो हालात जो है एक टाइट कॉर्नर में है, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि अब शायद जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ख्याल आया कि कुछ करना पड़ेगा। कामरान, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान का इस वक्त जो पॉलिटिकल सिस्टम है और जो बाकी जो रियासती अदारे हैं वो सब पार्टीज इस वक्त बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेके पार्लियामेंट्री पार्टीज, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, हर किसी का अपना अपना जहाँ पे जोर लग रहा है वो लगा रहे हैं। और इस सारी जो सिचुएशन है इसके अंदर जो चीज़ कंप्रोमाइज़ हो रही है वो पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान का इकोनॉमिक फ्यूचर जो है वो कंप्रोमाइज़ हो रहा है। IMF ने बोर्ड मीटिंग के लिए जो शराइत रखी थी उसमें 2-3 मेजर चीज़ें आउटस्टैंडिंग थी। कल के प्रोग्राम में हमने इसको डिस्कस किया था। एक उसके अंदर ये, जैसा आपने कहा कि $4 अरब का अभी भी फाइनेंसिंग गैप है। पाकिस्तान को इस साल $35 अरब चाहिए अपनी ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए, करंट अकाउंट के खसारे को पूरा करने के लिए और कर्जों की अदायगी के लिए, जिसमें IMF का जो प्लान है उसके बाद भी कुछ $4 अरब का गैप रह जाता है। उसमें जो मिफ्ता इस्माइल ने जो प्लान लेआउट किया था उसके ऊपर उन्होंने 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज भी की कि वो $2 से $2.5 अरब की सरमायाकारी वो एक्सपेक्ट करें फ्रेंडली कंट्री से, नाम नहीं लेते वो, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात से। इसी तरह स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो सऊदी अरब से हमें मिलेंगे उसकी वो बात कर रहे हैं। कतर से जो कंसेशन के ऊपर गैस हमें मिल जाएगी वो है, ऑयल ऑन डेफर्ड पेमेंट्स है। तो सारा उनके ख्याल में को $8-8.5 अरब का एक पैकेज तैयार है, लेकिन अभी तैयार है, इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इसके अंदर जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है नाज़िम वो ये हुई है कि वफाकी काबीना ने जो है परसों एक ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है, और इस ये एक बड़ा फार रीचिंग ऑर्डिनेंस है। इसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2022। अब जो हुकूमत है अपने जो रियासती एसेट्स हैं वो किसी भी गैर मुल्की जो कंपनी है या कंट्री है उसको वो बेच सकते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई कंपैटिटिव प्रोसेस है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी ख़त्म कर दी गई इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए, और ना ही कोई कोर्ट जो है इसका कोई नोटिस ले सकती है। तमाम किस्म के जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेज हैं वो भी ख़त्म कर दी गई हैं। इमरान, इस ऑर्डिनेंस की अभी जो है ना सदर साहब ने मंजूरी नहीं दी, काबीना की इसकी जो है मंजूरी वो आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि इन नटशेल अगर आम आदमी को ये बताया जाए कि अब हमारी मईशत उस नहज पे आ गई है कि अब हम जो अपने असासे हैं वो उनको औने पौने दामों या जल्दी में बेचने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो मईशत है वो उसको पैसों की ज़रूरत है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप अक्सर आप देखते हैं कोई शख्स गाड़ी बेच रहा है या कोई अपना घर बेच रहा है किसी मजबूरी की वजह से, और सम टाइम वो थ्रो अवे प्राइस पे वो दे देता है क्योंकि उस वक्त उसको पैसों की ज़रूरत होती है। तो हमारा अब ये हाल है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ये ऑर्डिनेंस सदर की तरफ से जारी हो जाता है तो जो तमाम कवायद ज़वाबित हैं उनको बलाए ताक रख के एक आप कह लें कि एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जाएगी जो भी मुल्क जो पाकिस्तान के जो हैं वो असासे खरीदना चाह रहा है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अदरवाइज आप जब एक कंपेटिटिव प्रोसेस से कोई भी प्राइवेटाइजेशन करते हैं, अपने असासे बेचते हैं, तो जाहिर है कि आपको उसमें
हमें बेहतर कीमत मिलती है। तो इसकी वजह यही है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ये बात ठीक है, जो पाकिस्तान बड़ी तेजी से दिवालियापन की तरफ बढ़ रहा है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हर किस्म की जो फॉरेन ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर उन्होंने चेक लगाया हुआ है कि कौन सा पैसा पाकिस्तान से कैसे बाहर जाता है, इसके बावजूद जो हालात है वो संभल नहीं रहे। और इसके अगर ऑर्डिनेंस का जो स्कोप है अगर उसको आप सिर्फ देख लें कि कौन कौन सी कामरान इसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कवर होती हैं, जो इन्होंने डेफिनेशन दी है कमर्शियल ट्रांजैक्शंस की, उसके अंदर सेल, परचेज, इन्वेस्टमेंट, डाइवर्समेंट, प्रोक्योरमेंट्स, लाइसेंसिंग लीज, ज्वाइंट वेंचर्स, असाइनमेंट्स, पेट्रोलियम कंसेशंस, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और अदर डील्स जो कि आपको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करते हुए कोई और भी आपको अगर किसी किस्म की कोई चीज़ करनी हो तो इस ऑर्डिनेंस के जरिए इस जो पावर्स इख्तियारात वफाकी हुकूमत ले रही है वो आप कर सकते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पेश है, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक तो ये है कि हमें पैसा चाहिए था, अगर पैसा चाहिए था, अगर आपने 2 LNG के पावर प्लांट्स बेचने हैं जो पिछले आप 3 साल से बेचने की कोशिश कर रहे हैं, या OGDCL के आपने शेयर्स बेचने हैं, मारी गैस के शेयर्स बेचने हैं, पाकिस्तान पेट्रोलियम के शेयर्स बेचने हैं, तो फिर वजह क्या, आप नॉर्मल प्रोसेस से क्यों नहीं बेच सकते। इस वक्त ये तमाम जो काम है मौजूदा जो पाकिस्तान के कवानीन है इसमें ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन का जो ऑर्डिनेंस है 2000 वाला उसके जरिए आप करते जो कि बाद में लॉ बन गया था, उसमें तकरीबन जो बकौल मिफ्ता इस्माइल के 471 दिन लगते हैं एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। बहुत लंबा टाइम है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और दूसरा इसके अंदर प्रॉब्लम इसी वजह से तो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने अपने 3.5 साल इक़्तिदार में एक भी ट्रांजैक्शन, वो नीयत की बात थी, वो नीयत की बात थी। अच्छा, दूसरा इसके अंदर क्योंकि जो PMLN का टाइम था उन्होंने कोई $1.7 बिलियन के साथ प्राइवेटाइजेशन की ट्रांजैक्शंस, प्राइवेटाइजेशन उन्होंने कहा था बेसिकली उन्होंने शेयर्स बेचे थे स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो अब सूरत हाल थोड़ी सी इसलिए स्लाइटली डिफरेंट है कि स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत लो के ऊपर इस वक्त वो ट्रेड कर रही है, उसकी वॉल्यूम जो है, जो इंडेक्स है वो 40,000 पॉइंट्स के ऊपर नीचे रोज आप देखते हैं, कभी 600 पॉइंट्स गिर जाती है, कभी 1000 पॉइंट्स गिर जाती है, कभी 300-400 पॉइंट्स बढ़ जाती है। तो इस सूरत हाल के अंदर जब ये जो पाकिस्तान की ब्लू चिप कंपनीज हैं ये इनके शेयर प्राइस किसी की 70 रुपए है इस वक्त एक शेयर, किसी का 80 रुपए है, एक्चुअल इनकी जो बुक वैल्यूज है उनको 250 रुपए है, किसी का 1000 रुपए से भी गालबन एक आध कंपनी का पहले ऊपर होता था, आजकल मैंने उसका रेट नहीं चेक किया। बट अब हो क्या रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और ठीक है हुकूमत को पैसे चाहिए, हमें अभी पता है हुकूमत को पैसे चाहिए, पाकिस्तान के जो हालात हैं बहुत पतले हैं, क्या इसके लिए आपको ट्रांसपेरेंसी को कंप्रोमाइज करना जरूरी है? मेरा ख्याल ये थोड़ी सी एक गौरतलब बात है जिसके ऊपर हुकूमत को देनी पड़ेगी कि नाज़िर हुकूमती प्रोसेस करना कैसे चाह रही है। एक नई काबीना की कमेटी बनेगी इंटर गवर्नमेंटल जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं उसके ऊपर, और उसको एक बहुत स्वीपिंग इख्तियारात उस कमेटी को दे दी गए हैं जो इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक काबीना जिसको मंजूर कर चुकी है कि जो वो काबीना की कमेटी है वो ऑथोराइज करेगी मुज़ाकरात करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क को कोई चीज़ बेचना चाहता है तो उसके लिए एक नेगोशिएशन को ऑथोराइज करेगी कमेटी, फिर यही जो काबीना की कमेटी है एक नेगोशिएशन कमेटी, मुज़ाकराती कमेटी बना देगी। वो जो फिर मुज़ाकराती कमेटी है वो डील करेगी और अपनी जो भी डील है वो वापस लेके आएगी काबीना की कमेटी के पास। जो इससे सबसे बड़ी चीज इसको एक अथॉरिटी दी जा रही है कि जो कमर्शियल एग्रीमेंट्स हैं वो ये फाइनलाइज करेगी जो काबीना की कमेटी, और जब ये फाइनलाइज करेगी उसके जो आपको रेगुलेटरी कंप्लायंसेस चाहिए होती हैं उसको ये फिर काबीना की कमेटी जो है वो वेव कर देगी, उसको खत्म कर देगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आज आपने OGDCL का शेयर स्टॉक मार्केट के ऊपर बेचना है तो आपको जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP के कुछ लॉज हैं उसकी आपको उसके ऊपर अमल दरामद करना पड़ता है, स्टॉक मार्केट की अपने उसकी रेगुलेशन है उसके ऊपर अमल दरामद करना पड़ता है, कई किस्म के अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। अगर कोई बैंक है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अप्रूवल लेना पड़ता है, वो तमाम प्रोसेसेस कंप्लीट करने पड़ते हैं। ये कमेटी उन तमाम प्रोसेसेस को खत्म कर देगी। अच्छा, इसके साथ ही फिर एग्जाम्पशन देने के बाद ये जितनी भी उसको प्रोसेस को ये फास्ट ट्रैक करेगी और जो भी इसके आगे रुकावटें आएंगी उसको ये खत्म करेगी। अब एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इस ऑर्डिनेंस के जरिए की गई, जो कैबिनेट है वो सूबों को बाइंडिंग इंस्ट्रक्शंस जारी कर सकेगी कि सूबे के अंदर कोई भी जो जमीन किसी प्रोजेक्ट में या किसी प्लांट के अंदर LNG फॉर एग्जांपल पावर प्लांट पंजाब में लगे हुए अगर वो किसी मुल्क को बेचे जाते हैं उसकी जो जमीन लेने का इख्तियार जो है सूबे से वफाकी हुकूमत अपने पास ले लेगी, और ये जो इंस्ट्रक्शंस होगी किसी भी सूबे के ऊपर ये बाइंडिंग होंगी, सूबाई हुकूमत उसको चैलेंज नहीं कर सकती। और जो पहले हम रेगुलेटरी कंप्लायंस की बात कर रहे थे, इस ऑर्डिनेंस के जरिए वफाकी हुकूमत के पास ये इख्तियारात आ जाएंगे कि वो जितनी भी जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हैं उसको वो वेव कर देंगे। इंपॉर्टेंटली बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, ये एक ऑस्टर क्लाज उन्होंने डाली है ऑर्डिनेंस के जरिए कि जो ये प्राइवेटाइजेशन या स्ट्रेटेजिक सेल होगी इसको कोई भी शख्स किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि जो कोर्ट्स हैं वो कोई भी
एप्लीकेशन, पिटीशन या कोई स्वीट जो है उसको वो इंटरटेन नहीं करेगा, और ना ही इस प्रोसेस को किसी भी तरीके से खोला जा सकता है। एक कंप्लीट इन्होंने एक इंडेमनिटी दे दी है वो तमाम अफराद और इदारों को जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, और जो प्राइवेटाइजेशन का ये जो स्ट्रेटेजिक सेल होगी किसी दूसरे मुल्क को, उसमें इन्वॉल्व होंगे, उनका कोई भी एक्शन वो उसको ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं उठ सकता, उसके खिलाफ कोई कोर्ट में नहीं जा सकता। जो लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है एनीथिंग डन, कोई भी वो काम करते हैं उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं। फिर इसके अलावा जो प्रोसीजर लैप्सेस होते हैं वो तो इन एनी केस मेरे ख्याल खोलने भी नहीं चाहिए, वो भी कोई इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, और कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी शख्स के ऊपर, किसी वजीर के ऊपर कोई सूट भी फाइल नहीं हो सकता, उसकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी। और लास्टली इसके अंदर जो इन्होंने एक और काम किया है कि 6 ऐसे कवानीन है जिनसे एक्सप्लिसिटली वफाकी हुकूमत ने एग्जम्पशन दे दिया कि ये जो कवानीन है इनको सेट असाइड करके किसी भी मुल्क के साथ आप विद इन डेज आप ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर सकते हो। इसमें कंपनीज एक्ट 2017 है, पब्लिक प्राइवेट जो आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है पेपरा का जो एक्ट है उससे एग्जम्पशन दे दी गई है, प्राइवेटाइजेशन के ऑर्डिनेंस जो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट है उससे एग्जम्पशन दे दी गई है, SCCP एक्ट है 1997 उससे एग्जम्पशन दे दी गई है, और जो सिक्योरिटीज एक्ट 2015 है वो, और लास्टली कोई भी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है NAB, FIA या कोई भी प्रोविंशियल जो नेचर की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है वो किसी भी ट्रांजैक्शन को ओपन नहीं कर सकती। और मेरा ख्याल है कि ये मुझे लगता है कि अगर ये अदालतों में गया तो शायद ये ऑर्डिनेंस जो है वो बरकरार ना रह सके। और ये हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है कि पाकिस्तान इस ऑर्डिनेंस के जरिए कम से कम मुत्तहिदा अरब अमारात को कोई 2 से 2.5 बिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शन करना चाहता है, अपने असासे बेचना चाहता है, ऑयल एंड गैस कुछ शेयर्स बेचना चाहता है, और उसके लिए तगदो हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, पैसे हमें मिल नहीं रहे और दिवालिया होने का हमारा खतरा है। लेकिन जैसे शहबाज ने कहा कि क्या ऐसी सूरत में हमें जो ट्रांसपेरेंसी के मामलात हैं उन पर कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। PTI ऑलरेडी ये इल्ज़ाम लगाना उन्होंने शुरू कर दिया है कि इसका सारा मकसद ये है कि ये जो बड़ी जमातें ये फ्रंट मैन के जरिए ये कंपनियां खरीद लेंगी औने पौने दामों और पैसे अपने साथ ले जाएंगी। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसके ऊपर कानूनी राय लेंगे कि क्या ये ऑर्डिनेंस वाकई ही कानून के तकाजे पूरे करता है। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले भी हम जिक्र कर रहे थे कि कैसे अब जो मुल्क की मईशत है वो इस नहज पर आ गई है कि हम अब बहुत जल्दी में जो हमारे असासे हैं वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और इस हवाले से एक नया ऑर्डिनेंस भी लाया जा रहा है जिससे कोशिश की जा रही है कि हम किसी गैर मुल्की कंपनी को या किसी भी गैर मुल्की हुकूमत को उस ऑर्डिनेंस के जरिए अपने असासे जल्द अज जल्द बेच सकें। इस पर कानूनी राय लेने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्काइप पर मौजूद है मंसूर अली खान साहब। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर को बहुत क्लोजली देखते हैं। तो बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। सबसे पहला सवाल आपसे यही कि क्या ये मुमकिन है कि हम अरबों डॉलर की जो ट्रांजैक्शन है या अपने जो असासे हैं वो बेचें, लेकिन उसके लिए एक एडहॉक कानून लाया जाए, उसके लिए एक ऑर्डिनेंस जो है लाया जाए और उसके जरिए उसको बेचा जाए। डू यू थिंक दिस इज द राइट अप्रोच? नहीं, मेरे ख्याल में जी हरगिज ये राइट अप्रोच नहीं है। और इससे पहले कानून में जो है वो एक तरीका वज़ा किया गया है, और वो जो तरीका ये है कि अगर आपने अपने एसेट्स बेचने हो तो उसका एक प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑर्डिनेंस है 2000 का, और उसमें पूरे का पूरा एक तरीका जो है बड़ा डिटेल्ड एक तरीका ले डाउन किया गया है कि कैसे उसको पहले आप उसकी जो है वो एक एवेल्युएशन करवाएंगे, फाइनेंशियल एवेल्युएशन करवाएंगे, और उसके बाद एक फाइनेंशियल एडवाइजर अपॉइंट होगा। फिर उसमें बड़ा एक ट्रांसपेरेंट कंपेटिटिव बिडिंग का एक तरीका दिया गया है कि जी आप इसकी जो है इस तरह कंपेटिटिव बिडिंग करेंगे, और उसके बाद आप जो एक सरकारी एसेट जो है जो हुकूमत पाकिस्तान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ओन या कंट्रोल करती है, या जिसमें हुकूमत पाकिस्तान का या उसकी किसी भी एंटिटी का एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्टेक है या ओनरशिप है, आप उसको सेल करेंगे। तो ये आज मैंने सुबह शहबाज राना साहब की जो है वो स्टोरी देखी है मैंने अभी तक। वो जो प्रपोज्ड ऑर्डिनेंस है
या जो भी ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, मैंने उसका ड्राफ्ट भी नहीं देखा, लेकिन उसमें आप एक जो तरीका ऑलरेडी वज़े किया गया है और जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑर्डिनेंस है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कई जजमेंट्स में जो है वो अपहोल्ड किया है। तो आप ऑल ऑफ अ सडन एक जो मुरवजा कानून को हटा के एक, जैसे आपने कहा कि एक टेम्परेरी लेजिस्लेशन के जरिए जिसकी उम्र ही जो है वो 120 दिन होती है और जो कुछ खास हालात में ही जब एक कोई इमरजेंसी हो वो लाई जा सकती है या जब पार्लियामेंट जो है वो इन सेशन ना हो, तो मेरा अपना ये ख्याल है कि जिस तरीके से मंसूर हसन खान साहब, अब इसमें इशू ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन का ऑर्डिनेंस है वो 471 दिन लेता है और उनकी बात में वजन भी है। आप देख लें कि पिछले 4 साल में कोई प्राइवेटाइजेशन की ट्रांजैक्शन नहीं हुई। तो अब आप समझते नहीं है कि मुल्क में वाकई एक इकोनॉमिक इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है? हम इस बात को माने या ना माने, टेक्निकली पाकिस्तान बहुत सारी चीजों के ऊपर डिफॉल्ट कर चुका है। हम बहुत सारी फॉरेन जो ट्रांजैक्शन है उसको रोक रहे हैं। तो डू यू नॉट थिंक कि ये अब इन हालात में शायद हमें ये इस तरीके के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी? देखिए ना जी, एक चीज को आप पहले खुद खराब करते हैं, आप एक चीज को खुद सिस्टम को डिफेक्टिव बनाते हैं, आप सिस्टम को टोटली कोलैप्स कर देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी देखें क्योंकि सिस्टम जो है टोटली कोलैप्स कर गया है तो अब हमारे पास कोई एक नहीं है और अब एक मिसाल देता हूँ। आपने सुना होगा कि का सारा जो है वो एक फियास्को हुआ था और मेरे ख्याल में वो जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अवार्ड आया था शायद $7 बिलियन का आया था। अभी अखबारी इतलात हैं कि जो बेरी गोल्ड कॉर्पोरेशन जो है कनाडा की, जो कि वाहिद उसमें एक स्टेक होल्डर रह गया है फॉरेन, रिको देख में उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शायद 1 या 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान आए थे और अपेरेंटली उन्होंने इस्लामाबाद में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि जी हमें किसी किस्म की हुकूमत पाकिस्तान की अंडरटेकिंग या सिग्नेचर इज नॉट इनफ, वी वांट एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। उन्होंने कहा कि जी वी वांट एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड वी वांट एन अप्रूवल फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये हालात, इन हालात तक हम क्यों पहुंचे? इन हालात को हम इसलिए पहुंचे क्योंकि मंसूर हसन खान साहब, यहाँ पे फिर एक सवाल पैदा होता है। अब जैसे रेकोडेक की ट्रांजैक्शन है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है। यहाँ पे मंसूर साहब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जैसे रेकोडेक की आपकी ट्रांजैक्शन बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, कल अगर हम ये 2 LNG के पावर प्लांट्स भेजते हैं यूएई को या किसी भी कंट्री को, तो ये भी $1.5 से $2 बिलियन की या इससे भी ज्यादा की ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो आपके ख्याल में जो हुकूमत पाकिस्तान है उसके पास बेस्ट लीगल माइंड्स हैं क्या? आप समझते हैं कि इनके पास इंटरनेशनल कैपेबिलिटी के, उनकी जो एक्सपर्टीज के लोग हैं जो ये ट्रांजैक्शन करें, या फिर ये सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो निजाम चला रहे हैं? रान साहब, आपको अंदाजा होगा कि जो हुकूमत पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है वर्ल्ड बैंक के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, डिफरेंट फॉरेन गवर्नमेंट के साथ, और जो हुकूमत पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल बोरोइंग्स होती हैं उनके जो लोन्स नेगोशिएट करते हैं और उनकी जो टर्म्स नेगोशिएट करती हैं अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस, वो इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन करती है। जो IMF के साथ आपका जो रिलेशनशिप होता है उससे डील करता है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और जो भी आपकी इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं या इंटरनेशनल कन्वेंशन वगैरह आप जो साइन करते हैं, और जो चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ EAD या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के प्रोव्यू में नहीं आती, वो सारे का सारा काम जो है वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स करती है। आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का जो लीगल डिपार्टमेंट है वहाँ पे 3 बिल्कुल जूनियर लॉयर्स हैं जिनका जो काम है वो ये काम है कि उनके जो एम्प्लॉयमेंट के जो डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं, जो लेबर के डिस्प्यूट्स होते हैं, वो हल करते हैं। आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका EAD है, इसमें बेसिकली आपके पास कम से कम आपको वहां पे 100 लॉयर्स के लीगल डिपार्टमेंट चाहिए, और वो लीगल डिपार्टमेंट को एक हेड करता है जो एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल जो एक तरीका है वो एक जनरल काउंसिल होता है। तो आप जिस मुश्किल में फंसे हुए हैं और जिस सख्ती के हालात में आप फंसे हुए हैं, आपको जो EAD है, आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, आपको जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, यहाँ पे कम से कम आपको बिल्कुल ये पॉइंट आपका आ गया, वक्त क्योंकि हमारे पास कम है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसी वजह से शायद जो हमारा रिकॉर्ड है, जो इंटरनेशनल जो केसेस हमारे जाते हैं कोर्ट्स में, वो बड़ा पुअर है। आखिर में मैं एक चीज आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि इस ऑर्डिनेंस के अंदर हुकूमत ने यह काम भी किया है कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन होगी उसको कोई जो हमारे यहाँ रेगुलेटर्स हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो, कोई जो
एंटी करप्शन जो वॉच डॉग, वो नैब हो या FIA हो, वो इनकी स्क्रूटनी नहीं कर सकती? डू यू थिंक कि कोई भी गवर्नमेंट जो है एक ऑर्डिनेंस के जरिए अपने आप को इस तरह से इम्यूनिटी दे सकती है? इसमें जी दो पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि बिल्कुल एक नामुनासिब चीज उन्होंने इंसर्ट की है, क्योंकि जो आपका ऑर्डिनेंस है ये एक सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन है, और जो सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको गारंटीज दी गई हैं अंडर आर्टिकल 199, जहां पे अगर फर्ज करें कि किसी चीज पे अगर कोई भी इवन प्रो बोनो पब्लिक को वो ये समझता है कि उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज हैं, तो वो डायरेक्टली 199 में जा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है 184(3). तो एक जो सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन है उसके थ्रू आप कभी भी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो गारंटीज हैं उनको यू कैन नॉट टेक अवे दोज गारंटीज। ये एक पॉइंट है। और दूसरा, मैं जल्दी से आपसे एक दूसरी बात कर दूं कि जब भी कोई फॉरेन इन्वेस्टर या कोई भी फॉरेन एंटिटी पाकिस्तान में काम करती है, तो उसका जो तरीका होता है वो ये होता है कि उस एंटिटी का अपना एक लीगल डिपार्टमेंट उसको देख रहा होता है, एक उसका इंटरनेशनल लीगल काउंसिल देख रहा होता है, और फिर वो एक लोकल पाकिस्तानी लीगल काउंसिल को जो है वो रखते हैं। और जो पाकिस्तानी लीगल काउंसिल होते हैं वो बहुत ही एक छोटी सी तादाद है, 15-20 लॉयर होंगे पाकिस्तान में जो कि इस तरह के काम करते हैं। तो जब वो ये ऑर्डिनेंस लेके अपने पाकिस्तान लीगल काउंसिल के पास जाएंगे और वो कहेंगे कि जी आप इसकी एनफोर्सेबिलिटी पे हमें ओपिनियन दें, तो वो जो पाकिस्तानी लीगल काउंसिल है वो कहेगा कि जी ये चीज किसी भी सूरत पाकिस्तान में एनफोर्सेबल नहीं होगी। उसका जो नुकसान होगा वो ये होगा कि जो हुकूमत पाकिस्तान है उसकी जग हसाई होगी कि जी आप कैसे एक कानून में एक चीज डाल सकते हैं जो कि आपके अपने ही कानून के मुताबिक नहीं है। और ये वही वजह है जो मैंने आपको बताई कि मंसूर साहब बहुत शुक्रिया, वक्त हमारे पास कम था। ये बहुत वैलिड पॉइंट्स आपने रेज किए, तो आई होप कि जिन लोगों ने ये ऑर्डिनेंस ड्राफ्ट किया है कि वो जरूर इसको देखेंगे कि ये जो जब किसी कोर्ट में या किसी भी जगह पे ये चैलेंज होता है तो क्या वहां पर ये उस पर कानूनी मैयार पर पूरा उतर पाएगा। कम से कम मंसूर साहब की बात आपने सुनी, ऐसा मुमकिन नहीं है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे नए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर के हवाले से। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जाहिर है कि 2 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, अभी तक ये जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नया गवर्नर नहीं लगाया। दो के अब जो नया कानून है उसके तहत 1 महीने के अंदर आपको नया गवर्नर लगाना होता है। इसकी क्या वजह है? जाहिर है कि बाकी जो इतने मुश्किल और जो गैर मकबूल फैसले थे उसके मुताबिक अगर देखें तो ये कोई एक तैनाती है जिसका कोई डायरेक्टली आम आदमी के ऊपर असर भी नहीं पड़ता। ये फैसला करना मेरे ख्याल में उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। लेकिन अब शहबाज लगता है कि ज़ाहिर है कि हुकूमत पर दबाव तो है। मिफ्ता इस्माइल साहब से भी ये सवाल होता रहा कि आखिर क्या वजह है कि आप स्टेट बैंक का गवर्नर जो है वो तैनात नहीं कर पा रहे, और लगता ये है कि अब शायद अगले चंद दिनों में बाकायदा तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर लग जाए। तो क्या आपका जो फेवरेट बंदा है वो स्टेट बैंक का गवर्नर लग रहा है? बिल्कुल, मेरा फेवरेट बंदा स्टेट बैंक का गवर्नर भी लग रहा है, और आज के बाद जब लग जाएगा अगले हफ्ते से तो वो जो नोट्स जारी होते हैं उसमें मेरे साइन होंगे, उस बंदे के नहीं होंगे। इतना मेरा फेवरेट है वो। अच्छा, इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। इस हफ्ते मैंने एक स्टोरी की थी कि आफ्टर द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नर, जो कि 4 मई से पाकिस्तान में है ही कोई नहीं, जो स्टेट बैंक का बोर्ड था वो भी जुमे को डिसफंक्शनल होने जा रहा है। तो उसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा सा दबाव आया राइट लेफ्ट से, पिंडी इस्लामाबाद से, तो फिर एक फौरी तौर पर एक बोर्ड उन्होंने एक अपॉइंट कर दिया। कल एक तो डेवलपमेंट होगी। दूसरा एक और डेवलपमेंट कल हुई, वो ये कि एक समरी जो है वो कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भेज दी गई है, जिसमें 6 नाम है कि इसमें से किसी एक नाम को आप मुंतखब कर लें और इसकी काबीना से मंजूरी ले लें गवर्नर के लिए। अब ये तो नाम वही है जो हमने इससे पहले बताए थे, वो अब दोबारा उनका जिक्र भी कर देते हैं, लेकिन इसके पहले पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है और उसके बाद गवर्नर का फैसला हुआ है। और पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये हुई है कि मेरे ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हुई है कि नैब का जो चेयरमैन है वो लगेगा PMLN की मर्जी से, जो कि लग चुके हैं आफ्ताब सुल्तान साहब। उनका एक अपना बड़ा शानदार कैरियर है। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो गवर्नर होगा वो लगेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मर्जी से। तो ये एक खबर हम नाज़रीन को दे रहे हैं। लेकिन ये जो कोalition गवर्नमेंट होती है, इट इज ऑल मोर नेचुरल कि ये तो गिव एंड टेक तो मेरे ख्याल में चलती है।
तो अब आप को क्या लगता है कि जो पीपल्स पार्टी जिनको गवर्नर लगाना चाह रही है, तो क्या उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं इसके ऊपर पर्सनल ओपिनियन बिल्कुल नहीं दूंगा। पहले नाज़रीन को हम खबर बता देते हैं कि ये जो अब अहम इसमें जो डेवलपमेंट ये हुई है कि ये जो अहम इदारों के सरबराह लग रहे हैं, ये भी जो सियासी इनकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, गिव एंड टेक पॉलिटिकल हो रहा है, उसकी बेस पे लग रहे हैं। थोड़ा बहुत इसके अंदर मेरिट भी होगा, लेकिन जो मेरे ज़राए के मुताबिक जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसके साथ नाज़रीन जो वज़ारत ख़जाना ने एक समरी कल रात भेजी है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, उसमें 6 नाम वज़ीर आज़म साहब को भेजेंगे। वो नाम हम पहले भी आपको बता चुके हैं, दोबारा बता देते हैं। डॉक्टर सईद अहमद जो इस वक्त सीनियर एडवाइजर है IMF में, वो हैं शामिल। आसिम मिराज साहब हैं, ये IMF से रिटायर हो चुके हैं, ये कैंडिडेट थे डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल के। इसके बाद डॉक्टर मुर्तजा सैयद जो एक्टिंग गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उनका भी नाम इस समरी में शामिल है। जफर मसूद साहब हैं जो बैंक ऑफ पंजाब के वो सदर हैं, उनका भी नाम है। और जफर मसूद साहब नॉमिनी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। दूसरा नाम जो पीपल्स पार्टी ने दिया था वो शहजाद दादा साहब का था, लेकिन वो समरी में शामिल नहीं है, उसके ऊपर गालिबन इत्तेफाक नहीं हुआ। मोहम्मद जमील साहब जो हैं वो साबिक डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, और मोहम्मद अशरफ खान साहब हैं, ये भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो स्टेट बैंक के। इनके नाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को इनको भेज दिए गए हैं, और मेरे ज़राए के मुताबिक ये समरी जो है वज़ीर आज़म साहब की मंजूरी से अब वफाकी काबिने जा रही है। लेकिन इसमें 2-3 डेवलपमेंट्स ये हैं कि अभी भी ऑल्दो कि एक पॉलिटिकल लीडरशिप की लेवल पे ये एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि गवर्नर जो होगा वो पीपल्स पार्टी की मर्जी से होगा। जो कुछ वुज़रा हैं वफाकी काबीना के, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो मेरे ज़राए के मुताबिक इस पे ऑन द रिकॉर्ड कोई भी आने को तैयार नहीं है। मेरी अहम लोगों से बात हुई है, उन्होंने जी बिल्कुल हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब उसके साथ ही उन्होंने दूसरी बात ये कही कि हतमी फैसला जो गवर्नर को लगाने का होगा वो वफाकी काबीना का होगा। पहले ये डिस्कशन में आ रहा था कि थ्रू सर्कुलेशन के जरिए काबीना की मंजूरी ले ली जाए, लेकिन फिर ये तय पाया कि इसको एक रेगुलर एजेंडा आइटम के तौर पर समरी को काबीना में लेके जाया जाए और वहां पे डिस्कशन के बाद फैसला किया जाए। तो अभी तक 6 नाम जो हैं जो हमने आपको बताए हैं ये ओपन है, और इन 6 नामों में से कोई भी एक नाम जो है वो पिक हो सकता है अगले हफ्ते। और 3 माह से जो एक तातुल का शिकार थी हुकूमत गवर्नर लगाने से, उसमें शायद आप एक देखेंगे कम से कम एक नाम पे इत्तेफाक हो जाएगा। डार्क हाउस इस वक्त लग रहे हैं जफर मसूद साहब। हतमी बात हम नहीं कह सकते, फैसला वफाकी काबीना का हुआ, अंडरस्टैंडिंग हमने बता दी कामरान। इसके साथ ही जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बोर्ड था वो भी तय पा गया, उसके ऊपर इत्तेफाक हो गया, बल्कि कल नोटिफिकेशन भी उसका हो गया। बहुत स्पीड में कल काम हुआ। जब प्रेशर आता है तो फिर सारे काम ठीक हो जाते हैं। कौम का अलमिया यही है कि हम लास्ट मिनट पे कोई बिल जमा कराना हो, कोई भी काम करना हो, और इसमें करते हैं। वेरी क्विकली बिफोर गोइंग टू द ब्रेक, 8 इन्होंने जो लोग लगाए हैं इसमें स्टेट बैंक के बोर्ड के ऊपर, इसके अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नॉमिनेशंस जो हैं वो हैं, तो वहां पे भी गिव एंड टेक हुआ है। और जो नया कानून है उसके बाद उसके मुताबिक ना तो आप गवर्नर को हटा सकते हैं 5 साल से पहले, और ना ही जो डायरेक्टर जो है इसके बोर्ड के ऊपर उसको हटा सकते हैं। नाज़रीन वेरी क्विकली, अली चीमा साहब इकोनॉमिस्ट है, इनको लगाया गया। अकबर जैदी साहब बड़ा एक वेल नोन नेम है, उनको वो बोर्ड के ऊपर है। तारिक पाशा साहब फॉर्मर चेयरमैन FBR हैं, फाइनेंस में भी काम करते रहे, पंजाब में इन्होंने काफ़ी काम किया है। नजफ याविर साहब हैं, फवाद अनवर साहब हैं, ये बिजनेसमैन हैं, मिफ्ता साहब के दोस्त भी हैं। नदीम हुसैन साहब हैं, मेरा ख्याल इनकी रिश्तेदारी है एक वफाकी वजीर से। महफूज अली खान साहब है, ये फॉर्मर सेक्रेटरी हैं। जाहिद फ़खरुद्दीन इब्राहिम बहुत ही वेल नोन नाम है पाकिस्तान का, बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी है, इनको जो है बोर्ड के ऊपर लगाया गया। बाकी सेक्रेटरी फाइनेंस और गवर्नर स्टेट बैंक। लेट्स सी अब जो कुरा है वो किसके नाम निकला है। जो स्टेट बैंक के गवर्नर कोर्स जैसे शहबाज ने कहा, जफर मसूद हैं। शायद बहुत से लोग आप अदरवाइज तो उनको नहीं जानते होंगे, लेकिन ये जफर मसूद वही हैं जो कुछ अर्सा पहले कराची में एक प्लेन क्रैश हुआ था, तो 2 खुशकिस्मत लोगों में से थे जो मौजज़ाना तौर पर उस तैयारे जो हादसे में बच गए थे, तो एक उनमें से जफर मसूद भी थे। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद थोड़ा तज़किरा करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल का। की सिचुएशन और खास करके वहां पर जो डिफरेंट दहशतगर्द ग्रुप हैं उसके हवाले से हर साल एक रिपोर्ट मुरतब करती है। तो जो रिपोर्ट उधर से सामने आई है तो वहां से कोई हौसला अफजा आप कह लें कि पिक्चर नहीं है, जो हमारे लिए यकीनी तौर पर एक अच्छी खबर नहीं है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो UN की तरफ से आई है उसमें यह बताया गया है कि जब से अफगान तालिबान इक़्तिदार में आए हैं तो कम से कम अलकायदा और जो दाइश जैसे दहशतगर्द ग्रुप हैं
वो वहाँ पर मजबूत हुए हैं। ये बिल्कुल उसके बरक्स है जो अफगान तालिबान ने बैन अवी बिरादरी से जो वो वादे करते रहे हैं कि वो जब इक़्तिदार में आएंगे तो अपनी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे किसी और मुल्क के खिलाफ, और ख़ास करके उन्होंने ये कमिटमेंट की हुई है कि वो अलकायदा जैसे जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उनसे अपना ताल्लुक तोड़ेंगे। लेकिन कम अज़ कम जो UN की रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि अगर शॉर्ट टर्म में तो नहीं, लॉन्ग टर्म में जो अलकायदा है वो एक खतरे का बायस बन सकती है, ना अफगानिस्तान के अंदर बल्कि अफगानिस्तान से बाहर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस UN रिपोर्ट में जो दावा किया गया वो ये कहा गया है कि जो अलकायदा है वो इस वक्त उनके बहुत से जो लीडरान हैं वो तो इवन के एडवाइजरी दे रहे हैं, यानी कि उनको एडवाइज कर रहे हैं जो इस वक्त जो अफगानिस्तान की और तालिबान की वहाँ पे गवर्नमेंट है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और मेरा ख्याल वन ऑफ द 3 डिमांड्स जो थी इंटरनेशनल कम्युनिटी की फ्रॉम तालिबान की, इनको जो उन्होंने रिकग्नाइज करना था और अभी तक नहीं किया, उसमें यही था कि अपनी जो सरजमीन है अफगान तालिबान वो किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो है वो बच्चियों की तालीम के ऊपर उन्होंने जो पाबंदी लगाई वो इशू अभी तक अपनी जगह पर परसिस्ट कर रहा है। और उस पर इन्होंने इनिशियली तो तालिबान ने कहा था ये पाबंदी वो हटा लेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने हटाई नहीं है। लेकिन कामरान इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं अगर आप देखें, रिपोर्ट तो आ गई और मेरे 30वीं ये रिपोर्ट थी वो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन उसके मतलब, तो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है? क्या इसमें मजीद ताखीर हो सकती है उनको रिकग्नाइज करने में, और पाकिस्तान के लिए इसके लिए क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? देखिए, जहां तक रिकग्निशन का ताल्लुक है तो बिल्कुल हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। एक मौका था अफगान तालिबान के पास मार्च में कि वहां पर चंद जो खिते के अहम ममालिक थे, पाकिस्तान भी उसमें शामिल था, वो सोच रहा था कि इनको तस्लीम किया जाए, लेकिन फिर तस्लीम नहीं किया गया क्योंकि अफगानिस्तान से रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आ रही थी। अब इस ज़ाहिर के रिपोर्ट के बाद जो अगर आप कह रहे हैं कि अलकायदा जो है वो वहाँ पर मजबूत हो रही है, बल्कि वो एडवाइजरी रोल भी है उनका अफगान तालिबान की इस वक्त जो हुकूमत है। और उसके अलावा उन्होंने जिक्र किया कि जो अलकायदा के चीफ हैं एमन अल जवाहिरी, वो भी इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और जब से अफगान तालिबान आए हैं उनकी जो मूवमेंट है वो आज़ादाना तौर पर वहाँ पर घूम फिर रहे हैं, बल्कि उनके ऑडियो मैसेजेस भी रिसेंटली मंजर-ए-आम पर आए हैं। तो ये मेरे ख्याल में ऑप्टिक्स के एतबार से भी, और अफगान तालिबान जो चाहते हैं कि दुनिया उनको तस्लीम करे, ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। और दूसरा पाकिस्तान के लिए इसमें क्या इंप्लीकेशन है? जाहिर है कि अलकायदा तो अपनी जगह पे है, दूसरा दाइश का भी इसमें जिक्र किया गया है कि शॉर्ट और मीडियम टर्म में दाइश जो है वो ज़्यादा बड़ा खतरा है, ना सिर्फ अफगानिस्तान के लिए बल्कि अफगानिस्तान के साथ साथ जो उनके पड़ोसी ममालिक भी हैं। अब उसके अंदर जो पहले कहा गया था कि TTP के और इवन अफगान तालिबान के जो लोअर काडर के लोग हैं वो दाइश में शामिल हुए हैं, अब वो कह रहे हैं कि इवन जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के जो लोग हैं वो भी उसमें शामिल हो रहे हैं। और एक बहुत बड़ी वजह यह है कि बाकी दहशतगर्द जो ग्रोह हैं उनके मुकाबले में दाइश जो है वो ज़्यादा मरात ऑफर कर रही है, यानी कि जो भी उनके जंगजू हैं या दहशतगर्द हैं उनको जो तनख्वाह या जो भी मरात हैं वो बाकी दहशतगर्द ग्रोहों के मुकाबले में उनको वो ज़्यादा ऑफर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बावजूद इसके कि वहाँ पे अफगान तालिबान की हुकूमत आ गई है, दाइश जो है उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो अपने फाइटर्स को बल्कि अपना एक्सपैंड भी कर रहे हैं इन्फ्लुएंस, और अपने फाइटर्स को बाकी ग्रोहों के मुकाबले में ज़्यादा तनख्वाह भी दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो ग्रोह हैं इनको किसी और जो मुमालिक हो सकते हैं, कोई एजेंसीज हो सकती हैं, उनकी हिमायत भी हासिल है। और ये पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी रीज़न जो पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि पाकिस्तान इस वक्त कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ क्यों मुज़ाकरात कर रहा है। एक जो वजह बताई गई हाल ही में जो पार्लियामेंट का बंद कमरा इजलास हुआ, उसमें अस्करी क़यादत ने यही बताया कि अगर हम इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, कोई पीस डील नहीं करेंगे, तो ऐन मुमकिन है कि ये इनके बहुत से जो फाइटर्स हैं TTP के वो ज्वाइन कर लें दाइश को। अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान के लिए इस चैलेंज से निपटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पीस डील तो नहीं है ना, इसमें यह है कि अगर पीस डील हो जाती है उसके बाद उनके जो फाइटर्स हैं उनको अपने सोसाइटी में दोबारा इंटीग्रेट करना है। तो अगर पीस डील कर भी लेते हैं और सोसाइटी में उनको इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो इवन देन वो उनके पास ये चॉइस होगी, फिर वो किसी भी जाके और टेरर ग्रुप को वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये बड़ी डिफिकल्ट कॉल है और हालात में वहां पे काफी कॉम्प्लिकेटेड है। और लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो सारा फोकस है इस वक्त जाहिर है कि अपने अंदरूनी हालात पर है, सियासी हालात हों या मुआशी हालात हों। और अगर हम अंदरूनी तौर पर सियासी और मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं होंगे तो जाहिर है कि इस तरह के जो बैरूनी खतरात हैं उससे हम बेहतर तौर पर नहीं निपट सकते। तो इसीलिए जो इंटरनल स्टेबिलिटी है वो पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में इस वक्त नागुज़ीर है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।